Congratulations to all Indians. India is on the moon. भारत चांद पर है और इस अचीवमेंट को लेके हमारा पूरा देश प्राउड फील कर रहा है। जो चीज हम पिछले 4 सालों से सुनना चाहते थे वो आज हमें सुनने को मिल गई है। चंद्रयान 3 की हेल्प से हम स्पेस की और भी गहराइयों को देख पाएंगे और मून को फर्दर स्टडी कर पाएंगे। अब जो लोग ये सोचते हैं कि भारत जैसा एक गरीब देश ये स्पेस प्रोजेक्ट्स पर इतना पैसा खर्च क्यों कर रहा है, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना। आई होप उनकी बहुत जलने वाली है। अब आने वाले 14 दिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। चंद्रयान 3 के लैंड होने के बाद 14 दिन तक लूनर डे चलेगा और लूनर डे खत्म होते ही लूनर नाइट स्टार्ट हो जाएगी और वहां का टेम्परेचर एकदम से 130 डिग्री माइनस में चला जाएगा। अब इतने लो टेम्परेचर में सरवाइव करने की प्रोविजन हमने नहीं की है और इसी के साथ साथ जो चंद्रयान है वो सोलर पावर से चलता है और जब तक ये 14 दिन खत्म नहीं होंगे तब तक ये मिशन कंप्लीट नहीं होगा और इसी कारण से ये 14 दिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 में अलग अलग तरह के पेलोड्स है यानी कि उपकरण है। आइए एक एक करके इन पेलोड्स को जानते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल जिसके अंदर एक पेलोड है, विक्रम लैंडर जिसके अंदर 4 पेलोड है और प्रज्ञान रोवर जिसके अंदर 2 पेलोड है। प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगा है शेप यानी कि स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। अब ये मून को नहीं लेकिन अर्थ को स्टडी करेगा कि अर्थ के पास ऐसे कौन से कंपोनेंट है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है और बाकी प्लैनेट्स पे नहीं है। और जो शेप है वो यही स्टडी करना चाहता है कि अभी तक जो हमारे पास डाटा है उसमें हमने लगभग 500 एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर कर लिए हैं। अब जो शेप है वो हमें इनमें से यही फाइंड करने में हेल्प करेगा कि कौन से एक्सोप्लैनेट्स पर लाइफ पॉसिबल है। अब अर्थ पे रहकर हम ये तो पता नहीं कर सकते हैं कि किन प्लैनेट्स में लाइफ पॉसिबल है और शेप हमें इन चीजों को स्टडी करने में हेल्प करेगा। अब हम किसी भी तरह के टेलीस्कोप से ये तो पता नहीं कर सकते हैं कि लाइट ईयर्स दूर कौन से प्लैनेट्स पर लाइफ पॉसिबल है, लेकिन हम ये तो पता कर सकते हैं कि किस तरह की लाइट वहां से आ रही है और उस चीज को हम स्टडी करके फर्दर इसे समझ सकते हैं। जो लाइट्स हमें दिखती है उन्हें हम विजिबल स्पेक्ट्रम में काउंट करते हैं। अभी जो लाइट रेस है वो कुछ प्लैनेट्स में जाके टकराएगी। अब वो जो प्लैनेट है वो कुछ लाइट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी एमिट कर देगा और उन्हीं लाइट्स को हम स्टडी करके पता लगा सकते हैं कि ये जो प्लैनेट है वो हमसे कितना दूर है या फिर कहाँ से ये लाइट्स आ रही है। इस बेसिस पे हम पहले तो ये स्टडी करेंगे कि अर्थ से आने वाली जो लाइट रेज है वो कैसी दिखती है और फ्यूचर में हम इसके हेल्प से वो स्टडी कर पाएंगे कि ये जो मिलती जुलती लाइट रेज है वो कहाँ से आ रही है। अब इस चीज से हमें ये तो पता नहीं चलेगा कि भाई जादू किस प्लैनेट पे रहता है, लेकिन हमें इतना तो पता चल ही जाएगा कि किस डायरेक्शन में हमें ट्राई करना चाहिए। अब दूसरे हिस्से के बारे में बात करते हैं जो कि है विक्रम लैंडर जिसके अंदर 4 पेलोड है। जिसके अंदर पहला आता है ILSA, इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर साइस्मिक एक्टिविटी। अब जैसे अर्थ के ऊपर अर्थक्वेक आता है उसी तरह मून के ऊपर मूनक्वेक्स आते हैं। चंद्रयान 3 सिर्फ मून की सरफेस को ही नहीं बल्कि मून की कोर को भी स्टडी करना चाहता है और ये कैसे होगा, साइस्मिक एक्टिविटी की वजह से। दूसरा पेलोड आता है रामबा यानी कि रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। अब हम सबको एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण के बारे में तो पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अर्थ के अराउंड एक मैग्नेटोस्फेयर है जो कि सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से हमको बचाती है। लेकिन मून के पास ऐसी कोई मैग्नेटोस्फेयर नहीं है। मून के ऊपर सन के जो चार्ज पार्टिकल्स है वो डायरेक्टली एक्सपोज हो जाते हैं। सोलर रेडिएशंस और मून के चार्ज पार्टिकल्स की वजह से वहां पर एक आइनोस्फीयर डेवलप हो जाता है और इसी के कारण हमें चांद चमकता हुआ दिखता है। चांद का जो आइनोस्फीयर है वो अर्थ के आइनोस्फीयर से लगभग 1 मिलियन कम डेंस है। अब इस चीज को लेके हमारे पास कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो रामबा एक हेल्पफुल स्टेप साबित होगा। अब तीसरा आता है चास्ते, चंद्रयान सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। अब अगर फ्यूचर में हमें चांद पर ह्यूमंस को भेजना होगा तो हमें वहां पर कॉलोनीज बनानी पड़ेगी। अब उन कॉलोनीज में रहने के लिए हमें वहां का पहले तो टेम्परेचर स्टेबल करना पड़ेगा क्योंकि चांद का जो टेम्परेचर है वो दिन के दौरान कुछ ज्यादा ही गर्म रहता है और जैसे ही रात होती है वो कुछ ज्यादा ही ठंडा हो जाता है। अब जो चास्ते है वो कुछ इस तरह काम करेगा। तो अब जो चास्ते है वो अपने आसपास एक गड्ढा बना लेगा और उस गड्ढे में हीट ट्रांसफर करेगा और चेक करेगा कि मून की सरफेस उस चीज पर कैसे रिएक्ट करती है और उसी चीज को लेके हम फर्दर स्टेप ले पाएंगे। अब नेक्स्ट आता है LRA, लेजर रिफ्रैक्टोमीटर एरे। अब आपने सोनार के बारे में तो सुना ही होगा, सोने चांदी वाला सोनार नहीं,
वो सोनार जो कि सबमरीन्स में होता है। अब सोनार कुछ इस तरह काम करता है कि वो कुछ साउंड वेव्स होती है उनको पानी में ट्रांसफर करता है और चेक करता है कि कितनी देर में वो साउंड वेव्स नीचे टकराकर वापस आएगी। अब इसी की हेल्प से हम ये स्टडी कर सकते हैं कि पानी की गहराई कितनी है। अब इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो इसरो का नहीं है, नासा का है। अब जब चंद्रयान 3 स्पेस में जा ही रहा था तो नासा ने सोचा कि हम भी कुछ साथ में भेज ही देते हैं। अब इस LRA की हेल्प से हम एक और चीज इंपॉर्टेंट फाइंड कर पाएंगे जो कि है पानी। और LRA की हेल्प से हम एक्यूरेटली ये पता कर पाएंगे कि चांद अर्थ से कितना दूर है। और ये जो कैलकुलेशंस है वो हमें फ्यूचर मिशंस के लिए हेल्प करेंगी। 1970s में अपोलो मिशन की हेल्प से अमेरिका ने चांद पर कुछ ऐसे डिवाइसेस प्लेस किए थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है और अमेरिका अपना नया आर्टेमिस मिशन लॉन्च करने वाला है। अमेरिका लगभग 50 साल बाद इंसानों को चांद पर भेजने वाला है और इसी के साथ साथ अमेरिका बहुत बड़ा रिस्क लेने वाला है। और ये जो कैलकुलेशंस है वो अचूक हो, इसमें इसरो नासा की हेल्प कर रहा है। विक्रम लैंडर के बाद बात करते हैं प्रज्ञान रोवर की। ये जो रोवर है वो चंद्रयान से लगभग आधा किलोमीटर दूर रह के ही अपनी स्टडी कंप्लीट करेगा, लेकिन इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो रोवर है वो एक सोलर पावर्ड है। ये जो रोवर है वो चांद की सरफेस को स्टडी करके चंद्रयान तक वो इंफॉर्मेशन भेजेगा और चंद्रयान उसी चीज को अर्थ पर ट्रांसफर कर देगा। इस रोवर में 2 पेलोड्स है, APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये एक गन है, कोई साधारण गन नहीं बल्कि एक रेडियो एक्टिव गन। इस गन के हेल्प से वहां की मिट्टी को स्टडी किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि उस मिट्टी के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं। इस डिवाइस के अंदर एक क्यूरियम नाम का रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। इससे अल्फा पार्टिकल्स और एक्स रेज चांद की सरफेस पे ब्लास्ट किए जाएंगे और बाद में पता लगाया जाएगा। दूसरा है लिब्स, लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। ये लाइट के हेल्प से चांद की सरफेस को स्टडी करेगा। अब ये जो दोनों पेलोड्स है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है, अब अगर हमें फ्यूचर में चांद पर या फिर किसी भी और प्लेनेट के ऊपर कोई कॉलोनीज या फिर बिल्डिंग्स बनानी है तो हमें वहां पर बहुत सारा मटेरियल लगेगा। अब इतना सारा मटेरियल हम अर्थ से लेके तो जाने नहीं वाले, तो हमें वहाँ की सॉइल को स्टडी करके ये सारा मटेरियल वहीं पर बनाना पड़ेगा और कोशिश करेंगे कि कम से कम मटेरियल हम अर्थ से लेके जाए। मून हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा चेक पॉइंट साबित हो सकता है हमारे फ्यूचर मिशंस को प्लान करने के लिए। अब आइए जानते हैं कि इन सब चीज़ों से हमारे देश पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट होगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर। जहां पर आज इंडिया का स्पेस सेक्टर $8 बिलियन का है, वहीं पर एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं कि फ्यूचर में ये 2040 तक लगभग $40 बिलियन का हो जाएगा। और ये सारा एस्टिमेशन चंद्रयान 3 की लॉन्च से और लैंडिंग से पहले का है। जहां पर पूरा ग्लोबल सेक्टर 2% से ग्रो हो रहा है, वहीं पर इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है वो 4% से ग्रो हो रहा है। दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी स्पेस कैपेबिलिटीज के ऊपर। मून के ऊपर आज से पहले सिर्फ 3 देशों ने सॉफ्ट लैंडिंग की है और मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करा के इंडिया ने अपनी स्पेस कैपेबिलिटीज को प्रूव कर दिया है। हम सब जानते हैं कि अमेरिका रशिया और चाइना से तो अपने स्पेस की डील्स नहीं करेगा, तो बचा कौन? इंडिया। और हमारी ये स्पेस कैपेबिलिटीज हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने प्रूव कर दी है। तीसरा इंपैक्ट आता है हीलियम 3 माइनिंग के ऊपर। हम सब जानते हैं कि फ्यूचर में रिसोर्सेज बहुत ही कम हो रहे हैं और हीलियम 3 की माइनिंग फ्यूचर में हमारे लिए एक एनर्जी का रिसोर्स बन सकती है। हीलियम 3 का न्यूक्लियर फिशन करा के हम उसे एक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। अर्थ पे तो ये हीलियम 3 बहुत ही कम पाया जाता है, लेकिन चांद पर ये एबंडेंट है, वहां पर ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये है इम्पैक्ट जो हमारे इंडिया के ऊपर पड़ने वाले हैं। आज भारत का झंडा चांद तक पहुंच गया है और इसे देखकर हम बहुत ही प्राउड फील करते हैं। लगभग 8 मिलियन लोगों ने YouTube पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखी और जिन लोगों का स्पेस में इंटरेस्ट भी नहीं है उन लोगों ने भी सड़क पे रुक रुक के चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखी। बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सों में हाउसफुल करके ये सारे शोज दिखाए और देखी भी क्यों ना, ये हमारे पूरे देश के लिए एक प्राउड का मोमेंट है और इन सब चीजों को हमारे पूरे देश ने एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस सारी इन्फॉर्मेशन देते हुए मुझसे कोई चूक हो गई हो तो मुझे कमेंट में करेक्ट जरूर कर देना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो या फिर कुछ नया जानने को मिला हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप फ्यूचर में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले फ्यूचर में ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।